अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। योम तशक्कुर भी ख़त्म हुआ और योम सियाह भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब मुल्की सियासत किस तरफ जाने वाली है? हुकूमत और अपोजिशन अब किस सिमत की तरफ जाएंगे? क्या हुकूमत अब भी अपोजिशन से मुतालिक अपने सख्त बयानिए पर कायम रहेगी? और क्या अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ जलसों के बाद मजीद अहम इकदामात करने जा रही है? दोनों तरफ से इशारे मिल रहे हैं। हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाएअमल अपनाने और एहतजाज पर रद्द अमल देने का फैसला कर लिया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला भी ज़ेर गौर आया और वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के नंबर गेम से आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाएअमल अपनाएगी, जबकि अपोजिशन के एहतजाज पर सख्त रद्द अमल देने का भी फैसला किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को अहम हिदायत भी जारी कर दी हैं। यानी आज के हुकूमती इजलास में हम उमूर पर बात हुई। पहला सेनेट चेयरमैन के हवाले से है, दूसरा अपोजिशन के जो लाएअमल है उस हवाले से है। अब अपोजिशन कह रही है कि हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, ये हुकूमत इस तरीके से नहीं चल सकती है। बज़ाहिर हुकूमत को कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो नंबर गेम का मामला हो या वैसे हुकूमत के दूसरे मामलात हों। इदारे भी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करते नज़र आ रहे हैं। जो इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत के साथ भरपूर अंदाज में खड़े नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन की बातों के बावजूद या फिर कहने के बावजूद कि वो हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हुकूमत घबराई हुई नहीं नज़र आ रही है। तो अपोजिशन क्या करेगी? एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, यौम सियाह भी मना लिया आप लोगों ने, चारों सूबों में आप लोगों की तरफ से एहतजाज भी हो गया, मगर हुकूमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब भी वो ये कह रहे हैं कि जी क्रैकडाउन या जो आप लोगों का एहतसाब है वो बाकायदा तौर पर जारी रहेगा। और तर्जुमानों से भी उन्होंने कहा है कि भरपूर अंदाज में इसको काउंटर किया जाए। हुकूमत गिराने का कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हालात आपकी तरफ से हों, तो अपोजिशन क्या करेगी अब? जी शुक्रिया शाहजेब। आपको मालूम है कि ये इमरान अहमद न्याजी साहब हमारी हुकूमत के दौरान तकरीबन 140 से ज़्यादा जलसे इन्होंने किए और 4 महीने धरने डाल के बैठे रहे, किसी ने इनको हाथ नहीं लगाया। और ये अपोजिशन के एहतजाज से आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने हवास बाख्ता हो चुके हैं कि जहाँ पे अपोजिशन का जलसा अनाउंस होता है वहाँ स्टेडियम में पानी फेंक दिया जाता है। मरियम नवाज साहिबा की कवरेज के ऊपर बैन है। जहाँ पे अपोजिशन को कवरेज मिलती है, जहाँ पे लाइव उनको कवरेज मिलती है, खुद मौसूफ 18-18 घंटे प्रचार करते थे, अपने वाज दिया करते थे, किरदार कुशी किया करते थे। अब अगर 1 घंटा अपोजिशन का कोई जलसा लाइव चल जाए तो पैमरा से नोटिस आ जाता है उसके लिए। तो ये इनकी बौखलाहट है और अपोजिशन का एहतजाज इनके हवास पे भारी हो चुका है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात कि जो पाकिस्तान का खुद को वजीर आजम शख्स कहता है, जब वो वाशिंगटन में जाता है तो वो वाशिंगटन डीसी को भी डी चौक समझ लेते हैं और वही तकरीर करता है जो डी चौक के कंटेनर से करता है। तो इसलिए इनकी जो हुकूमत है अब तो वो सिर्फ रह गई है तर्जुमानों की हुकूमत है, तर्जुमानों के लिए है और तर्जुमानों के जरिए है। मगर साहब मसला ये है कि ये सब हुकूमत ना करे। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ हुकूमत कर रही है जो आपका दावा है, उसके कोई आसार नहीं है और आप हुकूमत को मजबूर कर दें कि वो ये सब ना करे, उसके भी कोई आसार नहीं है, तो हुकूमत जो कर रही है वो करती रहेगी। आप वैसे कहते रहेंगे। चेयरमैन सेनेट के बाद कायरा साहब ने कहा कि फिर वजीर आजम की बारी होगी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी कह रहे हैं इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। आसार कोई है नहीं कि आप नहीं चलने देंगे। आप जो गिले कर रहे हैं, हुकूमत को इससे पीछे नहीं हट रही है आपके यौम सियाह के बाद। हम जो हुकूमत जितना सख्त करेगी हम उससे सख्त तर करेंगे। और हमने तो बड़ा एक जिम्मेदार रवैया अपनाया था, इस हुकूमत को मौका दिया था कि ये अपना काम करके दिखाए, लेकिन 1 साल में ये फेल हो चुकी है। और अब तकरीबन इस हुकूमत को जितना मजीद मोहलत मिलेगी ये मईशत का उतना खराब कर देगी, उसको दिवालिया कर देगी। देखिए पिछले आप 10 दिन के अखबारात उठा लें, पाकिस्तान की जो बैरूनी सरमायाकारी है 50% डाउन हो गई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अपनी टारगेट से $5 अरब कम रही हैं। पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है वो 13.25% हाईएस्ट पॉलिसी रेट इन लास्ट 1 डेकेड हो चुका है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है और इस साल के फाइनेंशियल ईयर के इख्तिताम तक 18% से भी तजावुज कर जाएगी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई और वजीर आजम जो जिसके सेंसेस हों वो रात को सो ना सके। लेकिन यहाँ तो ये है कि नवाज शरीफ का एयर कंडीशनर उतारो,
ऑपोजिशन को छोड़ूंगा नहीं, लगे रहे इसी रास्ते पे लगे रहे। ये तो खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं इन रास्तों पे चल के जिन पे ये चल रहे हैं। ना मईशत ठीक होगी, ना गरीब आदमी को, भाई हम सबको अंदर कर दो, सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दो, गरीब आदमी को रोटी दे दो, मजदूर को रोजगार दे दो, लोगों के बिजली और गैस के बिल सस्ते कर दो, कुछ करके तो दिखाओ ना। मगर ऐसे बस अब ये जो आप बातें कर रहे हैं और ये तनकीद हुकूमत पर है, ये भी 6 माह से जारी है उनकी मुआशी पॉलिसीज के हवाले से। मैं फिर कह रहा हूं, मगर इस सब के बाद भी ऐसा हो नहीं गया कि कोई केसेस में कमी आ गई हो या फिर कार्रवाई में कमी आ गई हो। तो आप जितने भी गिले कर लें, हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर भी कायम है और मौक़िफ़ उनका और ज़्यादा सख्त हुआ है। उनके इत्तेहादी भी उनके साथ खड़े हैं और वैसे भी उन्हें कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आ रही है, चाहे आप लोग कितनी भी धमकी दे दें हमें कि हम उन्हें के आपकी हुकूमत हम चलने नहीं देंगे। शाहजेब, उनकी खौफ की वजह है कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। पूरे जो नैब को कहा गया है कि सबका पीछा करो, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कहा गया है जिलों में जाओ, एक एक MNA MPA के पीछे जाओ, ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं ये इनकी खौफ की नलामत है। इनकी टांगे कांप रही हैं। हमने इनका 5 साल मुकाबला किया था, हमने तो किसी के खिलाफ इस तरह पकड़ धकड़ नहीं की। हालांकि ये पार्लियामेंट हाउस पे हमलावर हुए, PTV पर हमलावर हुए, हमने तो इत्तेमाद के साथ अपना काम किया, बिजली के मंसूबे लगाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, इकोनॉमी को ठीक किया, CPEC को कामयाब किया। तो ये इनकी बौखलाहट ही हमारे उस दबाव का नतीजा है कि ये बिल्कुल माऊफ हो गया इनका दबाव। इस बौखलाहट में जो इकदाम आप कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपका कारकुन नहीं बौखला जाएगा? अगर उसके ऊपर क्रैकडाउन होता है, पर्चे होते हैं जो आप इकदाम बता रहे हैं कि हो रहे हैं, तो उसके बाद आपके एहतजाज से जान नहीं निकल जाएगी? जब कारकुन को पता होगा कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो फिर पर्चा हो जाएगा और मामलात ख़राब हो जाएंगे, लीडरान हमारे अंदर हैं, टॉप टियर लीडरशिप में काफ़ी सारे लीडरान के खिलाफ केसेस हैं, तो फिर आपका एहतजाज कैसे जान पकड़ेगा? शाहजेब, आपने मंडी बहाउद्दीन में नहीं देखा, आपने फैसलाबाद में नहीं देखा, आपने कल लाहौर में नहीं देखा, हमारे शेरों को नहीं देखा, क्या क्या रुकावटें डाली गई, छापे डाले गए, झूठे मुकदमे बनाए गए, हजारों लोगों पे FIR काटी गई, लेकिन लोगों का हौसला पस्त नहीं हुआ। ज्यादा ताकतवर होके वो ज्यादा ताकत के साथ उन एहतजाज में शामिल होने आए। अब ये उस हद से निकल गए हैं। मुस्लिम लीग नून एक कुव्वत है, ये अवाम के अंदर इसकी जड़ें हैं, और हमारा कारकुन जिससे मुशर्रफ का मार्शल्लाह फेस किया है, ये इमरान न्याजी साहब तो कोई चीज नहीं है उसके मुकाबले में। उनके मतलब जब नवाज शरीफ साहब को ओहदे से हटाया गया और वो फिर मुझे क्यों निकाला का बयानिया लेकर GT रोड पर आए, उस वक्त भी आप कहते थे कि जी अब ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं, ये जो कारकुन आप देख रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। नवाज शरीफ साहब जेल चले गए, आप लोग इलेक्शन हार गए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, 1 साल उन्हें इस हुकूमत में भी हो गया है, तो ये बात तो 1 साल से आप लोग कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है इस सब के बाद भी। देखिए, ये सारी चीज जो है एक अमल से गुजर रही है। हम कोई एनार्किस्ट पार्टी तो नहीं है। अगर हम एनार्की पैदा करने चाहें, हम भी इनकी तरह, जैसे इन्होंने एनार्की पैदा की थी, तो 24 घंटे का काम है। लेकिन वी आर ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वी आर मदर पार्टी ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की माँ है मुस्लिम लीग, तो इसलिए हमें एक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास है। लेकिन इसके मतलब ये सेफली कहा नहीं जा सकता है कि असल में 24 घंटे का काम है नहीं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर सेफ है इस वक्त, उसके इत्तेहादी भी साथ खड़े हैं, इदारे भी उसके साथ हैं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर महफूज है। 24 घंटे का काम है नहीं अगर आप सब मिल भी जाएं। 24 घंटे को एनार्की पैदा की जा सकती है, लेकिन एक बात शाहजेब याद रखिए, जिस तेजी के साथ हुकूमत की जो मकबूलियत कमी आ रही है, आम आदमी के मसाइल में इजाफा हो रहा है, और खास तौर पे कौमी इदारों की साख मुतासर हो रही है। मैं तो लोगों में रहता हूँ, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब जो एक पेज की बात करते हैं, हर कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए इस हुकूमत से फासला इख्तियार करेगा। अब सवाल यह है कि क्या इस हुकूमत की कालक जो है बाकी सब ने भी अपने हिस्से में मलनी है, या इनकी नालायकी और इनकी जो नासमझी है उसकी सजा इन्हीं को मिलनी है? ये तो अब अपनी नालायकी की कालक जो है तमाम हमारे इदारों के ऊपर भी मलना शुरू हो गए, उनकी भी इज्जत खराब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुकम्मल पुरएतमाद नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा हम आगे बढ़ेंगे, मगर हुकूमत परेशान इस वक्त तक नहीं नजर आ रही है कि अपोजिशन की किसी भी रैली से या योम सियाह से हुकूमत को लग रहा हो कि उसकी बका का इस वक्त मसला खड़ा हो गया है। कम से कम हुकूमत के एक्शन से नजर नहीं आ रहा, जिसमें मजीद तेजी और मजीद सख्ती आती नजर आ रही है। हुकूमत और नून लीग की सियासी लड़ाई का एक मुहाज अब बरतानिया में भी खुल गया है, जहां अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार मेल ऑनलाइन और मेल ऑन संडे और उनके सहाफ़ी डेविड रोज के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, मगर उन्होंने कानूनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने बरतानवी इदारे डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट
कि पाकिस्तान के ज़लज़ला ज़दगान के लिए दी गई 50 करोड़ पाउंड की इमदाद के गलत इस्तेमाल की खबर को झूठ करार दिया है और उसे उनके खिलाफ मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की सियासी मुहिम का नतीजा करार दिया। शहबाज शरीफ ने इस कानूनी नोटिस को आज ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए डिफिट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए बरतानवी टैक्स दहिंदगान का पैसा नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम बेबुनियाद और सरासर झूठ है। इस हवाले से बरतानवी अखबार का आर्टिकल तौहीन आमेज़ है। लीगल नोटिस में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे इन इल्ज़ामात से धचका पहुंचा है। इन इल्ज़ामात के पीछे अगर कोई सबूत होता तो मुझ पर फर्द जुर्म आयद होती और अब तक मैं गिरफ्तार हो चुका होता। ये इल्ज़ाम बज़ाहिर मेरे और मेरे अहले खाना के खिलाफ मौजूदा हुकूमत के सियासी अज़ाइम पर मबनी मुहिम का हिस्सा है और आर्टिकल में खुद दर्ज है कि हुकूमत ने सहाफ़ी को आला दर्जे की तहकीकात तक रसाई दी है, जिसमें गैर मामूली तौर पर जेल में मौजूद गवाहों तक रसाई भी शामिल थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़ी ने खबर शाया करने से कबल मेरा मौक़िफ़ मालूम करने की जहमत भी नहीं की, वरना मैं उसे बताता कि 2005 के ज़लज़ले के वक्त में बरतानिया में जिला वतनी में था। मेरी ज़ाती साख, शोहरत और पेशा वराना किरदार सबसे बढ़कर है और मैं इन इल्ज़ामात को साफ करने के लिए हर वो कदम उठाऊंगा, हर वो इकदाम करूंगा जो ज़रूरी होगा और इसके लिए इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों में जाऊंगा। 14 जुलाई को बरतानवी अखबार डेली मेल ने अपनी खबर में दावा किया था कि शहबाज शरीफ ने 2005 में बरतानवी इदारे डिफिट की जानिब से ज़लज़ला ज़दगान के लिए दी गई 50 करोड़ पाउंड की इमदाद में से कई मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस कई अफराद के इंटरव्यूज़ भी किए गए। डेली मेल की खबर पर डिफिट का मौक़िफ़ सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि हमने रकूम और तामीरात का ऑडिट करवाया था। बरतानवी टैक्स दहिंदगान का पैसा बिल्कुल ठीक जगह पर खर्च हुआ, रकम से ज़लज़ला मुतासरीन की मदद हुई, जबकि शहबाज शरीफ ने भी इसकी तरदीद की थी और 14 जुलाई को ही अपने ट्वीट में कहा था कि उन्होंने डेली मेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। खुद साख्ता और गुमराहकुन खबर इमरान खान और शहजाद अकबर की इमा पर छापी गई। हम इन दोनों हजरात के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई करेंगे। वैसे इमरान खान साहिब, आपको अभी मेरी जानिब से किए गए 3 तक इज्जत के दावों का जवाब भी देना है। ये उस वक्त ट्वीट किया था, आज बाकायदा तौर पर कानूनी नोटिस भेज दिया है, मगर कानूनी नोटिस भेजा है सिर्फ अखबार को, ना कि इमरान खान और शहजाद अकबर साहब को, जिनके बारे में भी कहा गया था। इस खबर की इशाअत के 12 दिन बाद शहबाज शरीफ ने ये इकदाम उठाया है, मगर दावे का जो दूसरा हिस्सा था वज़ीर आज़म इमरान खान और मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर के खिलाफ, वो कोई कानूनी चाराजोई नहीं सामने आई है। शहजाद अकबर साहब तो कह रहे थे कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, गर्मियाँ गुजर रही हैं, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान छुट्टी मुझे देने को तैयार नहीं होते, इस नोटिस के बहाने मैं भी चला जाऊँगा बरतानिया और कुछ टाइम गुजार लूँगा, मगर उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। क्या मामला है, इस पर ज़रा तफसील से हम बात करेंगे और कितना टाइम लगेगा अब इस बरतानवी कवानीन के मुताबिक। बरतानवी कानून के माहिर राशिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद। राशिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया। ये नोटिस भेज दिया गया है, कितना टाइम बरतानवी कवानीन के मुताबिक लगता है इस किस्म के केस का फैसला आने में? बेसिकली इसमें एक प्रोसेस होता है डेफेमेशन का। जब भी आप कोई डेफेमेशन में कोई केस फाइल करते हैं तो डेफेमेशन एक्ट 2013 के तहत किया जाता है। उनका सेक्शन 1, उसमें अगर कोई ब्रीच हुई हो तो आप यहाँ पे कोर्ट में कर सकते हैं, जो कि नोटिस सर्व हो गया है। अब 14 नॉर्मली ये होता है कि 14 डेज दिए जाते हैं रिस्पोंडेंट को उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो डेली मेल के पास उन्होंने 14 डेज का नोटिस दिया है। नोटिस के बारे में जो इनिशियल अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि 9 पेजेस का नोटिस है, जिसमें 17 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जी 17 जो प्लेसेस हैं उसमें पूरे आर्टिकल में वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट उसमें है। अब इसमें कानून यहाँ पे ये है कि चाहे आर्टिकल में एक जगह पे भी आपको डिफेम किया गया हो, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पूरा आर्टिकल आपके खिलाफ हो। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि 17 प्लेसेस को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो उसमें अब डेली मेल के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो इसको रिस्पॉन्ड करें, वो दिखाएं कि उनके पास सब्सटेंशियल एविडेंस क्या थी जिसकी बेस पे ये खबर लगी, जिसकी बेस पे उन्होंने इसको पब्लिश किया यूके में। तो ये अगर 14 डेज में वो नहीं करते तो थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं, बट नॉर्मली जजेस जब ये कोर्ट से पहले जजेस ये देखना चाहते हैं कि प्रॉपरली उन्होंने अपने आप को मीडिएट करने की एक दूसरे को कोशिश की है, कोर्ट से पहले उसको मामले को हल करने की कोशिश की है या नहीं। अब जब वो कोर्ट में जाता है तो यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है उसकी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में आप डेफेमेशन का केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है रकम के हवाले से कि जो आप क्लेम कर सकते हैं वो 2,50,000 है, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते होते। तो जब आप कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट में इनिशियल डायरेक्शंस जज की तरफ से दी जाती हैं। अब उस डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं।
जो ट्रायल के लिए फिक्स होगा, मैं ये समझता हूँ कि अब से 9 मंथ्स के बाद होगा। इसमें 1 साल का अरसा भी लग सकता है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारी जो कम्युनिकेशन होनी होती है, कॉरस्पॉन्डेंस होनी होती है दोनों पार्टीज के दरमियान, तो इस वजह से इस किस्म के केसेस साल से 1.5 साल ले जाते हैं। तो अब से अगर आप कह लें तो साल से 1.5 साल का अरसा लगेगा जिसमें ये केस कंक्लूड होगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन होती है। दोनों पार्टीज के पास, जैसे मैंने पहले कहा, कि प्रूव करने के लिए अपने पॉइंट को सब्सटेंशियल एविडेंस होनी चाहिए। अदरवाइज ये होता है कि उनके खिलाफ एक पार्टी दूसरे के खिलाफ जो भी हर्जाना वो क्लेम कर सकती है। अब उसमें यह है कि एक तो 250,000 का कैप है, उसके अलावा आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं जो रिप्यूट पे हुए हों। और साथ में ये भी बताइएगा कि इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये खबर प्लांट कराई है, तो उनके खिलाफ भी मैं बरतानवी अदालत में जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों में तो मैंने केसेस किए हुए हैं, इमरान खान साहब आते ही नहीं हैं जो हर्जाने के दावे हैं। क्या हो सकती है, क्योंकि वो बरतानवी नेशनल नहीं है वजीर आजम या शहजाद अकबर साहब, तो वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी या हो ही नहीं सकती थी? एक सियासी बयान था, और अगर नहीं हो सकती तो ये कैसे स्टैब्लिश करेंगी कि ये स्टोरी तो असल में प्लांट कराई थी? देखिए, ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ ये सियासी बयान तो जरूर हो सकता है, क्योंकि इमरान खान यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है, शहजाद अकबर यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है। तो यहाँ पे लॉ ये है कि अगर आपने किसी के खिलाफ सू करना है तो वो शख्स या वो इदारा यहाँ पे वो शख्स मुकीम हो या इदारा जो है वो यहाँ पे मौजूद हो, उनका ऑफिस मौजूद हो। तो मैं नहीं समझता कि लीगल हवाले से इमरान खान या शहजाद अकबर के साहब के खिलाफ केस हो सकता था। तो इस वजह से उन्होंने उसको प्रोसीड किया है जो वो डेली मेल के खिलाफ किया है। अब आगे डेली मेल का मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा कि डेली मेल का यहाँ पे जो सिलसिला है, डेली मेल हमेशा से मुतनाज़ अखबार रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस माजी में जो हुए हैं वो डेली मेल के खिलाफ हुए हैं, जिसमें डेफेमेशन के केसेस बहुत ज्यादा अहम थे। उसमें बल्कि एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये कहा गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि डेली मेल का जो फेक न्यूज के खिलाफ फाइट करने का जो बेसिक थ्रेशहोल्ड है वो बहुत वीक है। वो अगर हम कहें तो 5 में से 1 पे आते हैं कि वो इतने वीक हैं कि वो किसी भी फेक न्यूज को फाइट नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर आप देखें तो डेफेमेशन के जो मोस्टली केसेस हुए हैं वो यहाँ पे डेली मेल के खिलाफ हुए हैं। बल्कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी फैमिली थी जो अमेरिका ट्रैवल कर रही थी, जिसके खिलाफ यहाँ की उनकी एक राइटर थी, कॉलमनिस्ट थी, कैटी हॉपकन। उन्होंने एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके एक्सट्रीमिस्ट के साथ लिंक्स हैं, जिसकी बेस पे वो फिर यहाँ की जो पाकिस्तानी फैमिली थी उन्होंने केस किया डेली मेल के खिलाफ, जिसके नतीजे में उनको जो रकम मिली थी 1,50,000 कोर्ट ने रकम ग्रांट की थी कि उनको यहाँ पे डिफेम किया गया, उनकी फैमिली को डिफेम किया गया। इस तरह की अगर आप देखें लेडी डियाना के भाई को उनका डेफेमेशन का केस जो था उनके हक में हुआ। उसके अलावा यहाँ पे एक और चैरिटी थी, इंटरपेल चैरिटी, उसको 1,20,000 कोर्ट ने ग्रांट किए डेली मेल के खिलाफ। तो डेली मेल थोड़ा सा राइटर्स अखबार भी है। उसके अलावा खबरों के हवाले से हमेशा थोड़ा सा इनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा से यूके में इशू रही है, और जजेस हमेशा जब कोर्ट में केस जाता है तो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री को भी कंसीडर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो केस आगे चलेगा तो हो सकता है कि ये सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने की वजह से डेली मेल के खिलाफ हो जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई कॉलम लिखते हैं तो आपके पास इस किस्म की एविडेंस हो कि कल को अगर कोर्ट में आपके खिलाफ केस जाता है तो आप उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें, आपके पास लीगल बैकिंग मौजूद हो। बाकी इसमें 2-3 और जो अहम चीजें हैं, अगर आप देखें उस पूरे जो है आर्टिकल, उसमें यहाँ की जो लोग होते हैं वो अगर आप कहें कि पब्लिक एक्सपेंसेस जो होते हैं, पब्लिक फंड्स को यूज किया गया और बेजा यूज किया गया, तो उसकी वजह से वो एक टेंशन उनकी वो आ जाती है। जैसा अगर आप उसकी हेडिंग देखें तो उसमें कहा गया कि DFID ने जो फंड्स यूज किए हैं वो यहाँ के लोगों के फंड्स यूज किए हैं, जिस पे रिबटल स्टेटमेंट DFID की आई। मैं ये समझता हूँ कि ये भी इस केस में काफी नुकसानदेह हो सकती है डेली मेल के लिए, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है वो इटसेल्फ ये बताती है कि ऑडिट के जरिए एरा को जो पैसे दिए गए, ऑडिट के बाद पैसे दिए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी कोर्ट में यूज होगी। इस वजह से डेली मेल का केस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे लगता नहीं है। बाकी अगर वो 17 पॉइंट्स जिस पे ऑब्जेक्ट किया है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें से एक पॉइंट भी वो साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें डेली मेल को अपनी स्टोरी पुल आउट करनी पड़ेगी। माजी में बहुत सारी स्टोरियां इसी तरह की डेली मेल ने पुल आउट की हैं और जिसपे लोगों को पे आउट किया गया है। तो ये देखते हैं आगे साल या 1.5 साल का अर्सा है, उसमें ट्रायल होगा तो उसमें सामने आएगी चीज कि उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी बेस पे ये स्टोरी पब्लिश की गई है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राशिद असलम। मेल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, और अब देखते हैं कि अगले 1 से 1.5 साल में क्या
मामला आगे बढ़ता है। चैलेंज किया गया था कि शहबाज शरीफ कभी भी नहीं जाएंगे अखबार के ख़िलाफ़ और इस खबर के ख़िलाफ़ बरतानवी अदालत में, मगर वो चले गए हैं। उन्होंने कानूनी चाराजोई कर ली है, कानूनी नोटिस भेज दिया है। वैसे साहब बता रहे थे कि जो शहजाद अकबर हैं साथ में वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती कानूनी चाराजोई, क्योंकि वहाँ पर ना रेजिडेंट है, ना उनकी कोई कंपनी इस तरीके से वहाँ पर ऑपरेट कर रही है कि उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो। कंपनीज़ के ख़िलाफ़ हो जाती है, इंडिविजुअल जो वहाँ पर रह रहे हों उनके ख़िलाफ़ हो जाती है। तो मगर इस वक्त डेली मेल के ख़िलाफ़ ज़रूर नोटिस हो गया है और साल तक का वक्त इसमें लग सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर इस पर बात करेंगे। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी एक एक करके हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। पहले डैम फंड, फिर पाकिस्तान बचाओ सर्टिफिकेट में वज़ीर आज़म की अपील के बावजूद दिलचस्पी नहीं दिखाई, और फिर हुकूमत को ये उम्मीद थी कि एमनेस्टी स्कीम से बड़ी तादाद में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं है। मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों ने भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाया, हुकूमत ने मेहनत भी की, वज़ीर आज़म खुद मीडिया पर आए और जो मुक़ीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस पर रिस्पॉन्स भी दिया, मगर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हुकूमत की ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है। माजी के मुकाबले में बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने हालिया टैक्स एमनेस्टी स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया। इस हवाले से द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत ने बार बार टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने की अपील की, मगर हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस साल हुकूमती एदादो शुमार के मुताबिक 1,25,000 अफराद ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया और टैक्स की मद में हुकूमत को तकरीबन 57 अरब रुपए हासिल हुए और हुकूमत को मजीद 13 अरब रुपए की आमदनी की तवक्को है। मगर हैरानकुन तौर पर इनमें 1,25,000 अफराद में से सिर्फ 2,181 बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हैं। इन लोगों ने अपने असासे जाहिर किए। नून लीग के दौरे हुकूमत में आने वाले आखिरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 82,889 अफराद ने फ़ायदा उठाया था। इनमें 76,000 पाकिस्तान में रहने वाले, जबकि 5,929 बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी थे। यानी कि जो मुल्क में मौजूद लोगों की तादाद है वो अब बहुत ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ की एमनेस्टी स्कीम जिन्होंने डिक्लेयर की है, मगर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी महज 2,000 हैं। हालांकि स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। इसी तरह हुकूमती एदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के बाद बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने $60 मिलियन का टैक्स दिया, जबकि गुज़िश्ता एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले तारिकीन वतन ने $436 मिलियन का टैक्स दिया था। तकरीबन $376 मिलियन की कमी आई है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि एमनेस्टी स्कीम बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों की भरपूर तवज्जो उसने हासिल की। हुकूमत ने बार बार खबरदार किया था कि इसके पास बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदादों और असासों की तफसीलात हैं। इसके अलावा जो बैरून मुल्क लोगों की जायदाद और असासे हैं, अगर वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, उसकी भी पूरी तफसीलात हैं। अगर एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया गया तो कार्रवाई होगी। और तकरीबन 1.5 लाख अकाउंट्स ऐसे हैं 28 ममालिक में, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमने हासिल की है। तो वो भी एक बहुत कीमती डेटा सोर्स है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी कोशिश हो रही है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जैसे FBI, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP, नादरा, जिनके पास इन चीज़ों की तफासिल हैं, FIA, उनको इंटीग्रेट किया जाए ताकि इसमें जो है फैसिलिटेशन। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स का हवाला दिया और कहा कि उनके पास तफसीलात आ रही हैं, काफ़ी आ गई हैं और तेज़ी से आ रही हैं। हमने फौरी तौर पे जो पहले तो साइन किए एग्रीमेंट्स, 26 मुल्कों से एग्रीमेंट साइन की। इन्होंने कभी एग्रीमेंट नहीं साइन की इन पिछली गवर्नमेंट्स ने। एग्रीमेंट क्या साइन की कि हम आपके शहरियों का डेटा देंगे, आप पाकिस्तानी शहरी जो बाहर बैठे हैं उनका हमें डेटा दें। 26 मुल्कों से जो अब तक डेटा आया और अभी डेटा खुलता जा रहा है, वो बड़े नाम है ना। आप हैरान होंगे कि 26 मुल्कों से जो अब तक पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स आए हैं वो $11 अरब हैं। $11 अरब। हम यहाँ 4-4, 5-5 अरब डॉलर के भी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। $11 अरब पाकिस्तानी शहरियों के। एक तो ये कि ये मुआहदे पहली दफ़ा इस हुकूमत ने आके साइन किए हैं, ये बात दुरुस्त नहीं थी। दूसरी ये बात कहे हुए वज़ीर आज़म को 7 महीने हो गए कि तेज़ी से डेटा आ रहा है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। उसके बाद हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम दी, उसमें ताकीद की कि हमारे पास पूरा डेटा है, भरपूर फ़ायदा उठा लें। टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशंस हुई, इश्तिहारात चलाए गए, भरपूर अंदाज में मीडिया ने भी वज़ीर आज़म का
और इस हुकूमत का साथ दिया। मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों ने रिस्पॉन्ड किया, मगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। मेहताब हैदर, बहुत शुक्रिया, आपकी स्टोरी के हक़ाइक़ हमने अवाम के सामने रखे हैं। इतना बुरा रिस्पॉन्स आया, हुकूमत खुद भी मायूस हुई, और अब जो इतने अरसे से कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, महज कुछ सियासी रहनुमाओं के बजाय अब इसको का दायरा वसी करते हुए कोई कार्रवाई का इरादा रखती है हुकूमत के। 11-12 अरब डॉलर के कह रहे थे हमारे पास असासों की तफसीलात आ गई है, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने 7 माह पहले ये बात कही थी। सर देखें, जो पिछली लास्ट एमनेस्टी स्कीम आई थी जो कि नून लीग के ज़माने में थी, बिल्कुल उनके आखिरी जो वो स्टेज थी उसके ऊपर उन्होंने एमनेस्टी लेकर आए थे। उसमें देखें बिल्कुल आखिरी स्टेज पे होने के बावजूद उन्होंने कोई 47 बिलियन रुपीस के टैक्सेस उससे कलेक्ट किए थे, और डोमेस्टिक से तकरीबन 77 बिलियन, तो टोटल मिला के कोई 124 बिलियन से ज़्यादा जो है उनकी जो है वो कलेक्शन हुई थी। अब पीटीआई की हुकूमत ने आने के बाद जब ये कहा कि हमारे 20 से 25 मुल्कों से हमें जो है वो डेटा मिल चुका है और हम इस काबिल हैं कि हम कार्रवाई कर सकें, और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी दफ़ा जो है वो रिक्वेस्ट भी की टीवी पे भी आके, और बाकी भी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा इश्तहारात दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्कीम जो है कम अज़ कम जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ थे उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा पुअर रिस्पॉन्स आया है, और इसमें तकरीबन कुछ 60 मिलियन डॉलर्स जो कि तकरीबन जो है वो 9 से 10 अरब रुपए बनते हैं, जिसमें जो है वो 3 जुलाई तक सिर्फ 7.8 बिलियन रुपीज़ आए हैं, और बाकी जो हैं वो लोगों ने जो लेट सरचार्जेस के साथ जो है वो अदा करेंगे। तो इसमें ये बहुत ही पुअर रिस्पांस था। लेकिन मैं समझता हूँ इसको लार्जर कंटेक्स्ट में भी देखने की ज़रूरत है, चूँकि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो एक मैं समझता हूँ कि गुड सेंटीमेंट मौजूद था, लेकिन उस टाइम जो है वो आपने एक तरफ तो उनको कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए मेरे ख्याल में। एक तरफ तो आपने पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट की तरफ लोगों को कहा कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, फिर उसके वो डिले कर दी गई। फिर आपने डैम फंड की तरफ जो है वो लोगों को कहा कि उसमें रिव्यू करें, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी अरसे के बाद जो है वो आपने ये, और मैं समझ रहा हूँ ये तीनों चीज़ें जो है वो अब आपके सामने आ चुकी हैं कि तीनों में जो है वो रिस्पांस अच्छा नहीं आया। तो उसकी जो बुनियादी वजूहात मुझे जो नज़र आती हैं, एक तो सीक्वेंसिंग का इशू था, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए गए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, लोग बेसिकली जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने बेसिकली जिन ममालिक में रह रहे हैं वहाँ के लॉस को जो है वो ज़्यादा सामने रखना है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में जो उनकी टैक्स की ऑब्लिगेशंस हैं उनको सामने रखें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो FBI के पास डेटा आया भी, उसमें भी FBI को इफेक्टिवली जो है उस पर कोई आगे जो है वो मूव नहीं कर सका। तो ये सारी वजूहात जो है वो जिसकी वजह से ये रिस्पांस जो है वो अच्छा नहीं है। दावे बड़े बड़े किए गए थे, कार्रवाई की भी बात वज़ीर-ए-आज़म ने की थी, एसेट रिकवरी यूनिट ने भी कार्रवाई की बात की थी, मगर अब अपोजिशन के चंद रहनुमाओं के अलावा कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है, कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। एमनेस्टी से भी बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया जिस तरीके से तवक्को की गई थी। महज 2000 लोगों ने फ़ायदा उठाया। मई में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। हालांकि 1,52,000 ऑफशोर अकाउंट्स में 7.5 अरब डॉलर का सुराग मिला था, मगर FBI हुकाम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के सामने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उन्होंने जनवरी 2019 के बाद से ऑफशोर अकाउंट्स रखने वाले पाकिस्तानियों को कोई नोटिस नहीं भेजा, और बताया कि 650 पाकिस्तानियों में से 325 अफराद का सुराग लगाया, उन्हें नोटिस भेजे, मगर इन 325 अफराद में से 60% अफराद एमनेस्टी स्कीम से पहले ही फ़ायदा उठा चुके थे। और फिर जब हुकूमत ने जनवरी में एक और एमनेस्टी स्कीम देने की बातें शुरू की तो हमने इन लोगों को नोटिस भेजना बंद कर दिए। FBR के मौक़िफ़ पर साबिक़ वज़ीर ख़जाना असद उमर ने भी बरहमी का इजहार किया था। एक के बाद एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जलसे जुलूसों में तो बड़ी तादाद में शरीक होते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, मगर माली मामलात में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर शाया हुई जिसके मुताबिक वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक जून के अख्तिताम तक बैरून मुल्क मुक़ीम 600 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स में जो सरमायाकारी है उसका नंबर भी मायूस कुन रहा। तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की सरमायाकारी की है। हालांकि जब 31 जनवरी को ये सर्टिफिकेट जारी किए गए तो उस वक्त कम से कम सरमायाकारी की हद $5,000 रखी गई। 3 साल के लिए इस पर मुनाफे की शरह 6.25 और 5 साल के लिए 6.75% रखी गई। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से यह सर्टिफिकेट खरीदने की खुद अपील भी की, मगर फिर भी
रिस्पांस नहीं आया, महज 600 लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। इसी तरह डैम फंड में भी बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से डैम फंड में कम से कम $1000 देने की अपील की, मगर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने तवज्जो नहीं दी। स्टेट बैंक के दादोशुमार के मुताबिक डैम फंड में 10 अरब 80 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, उनमें से 1 अरब 65 करोड़ रुपए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने दिए। हालांकि बैरून मुल्क 80 लाख के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे खास तौर से अपील की थी, तो पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में भी उन्होंने सरमायाकारी नहीं की, डैम फंड में भी नहीं की, और अब एमनेस्टी स्कीम से भी फ़ायदा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम से भी फ़ायदा उन्होंने नहीं उठाया बड़ी तादाद में। सबके बावजूद हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला किया है। हुकूमत चाहती है कि दोहरी शरीयत रखने वालों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। मौलाना खुर्शी बराए इत्तलात फिरदौस हाशिकेवान ने कहा कि हुकूमत ने दोहरी शरीयत रखने वाले को रुकने पार्लियामेंट बनाने के लिए कमेटी बना दी है, जो कानूनी रुकावटों को दूर करेगी। जो ड्यूल नेशनल्स हैं, जिन पे कानूनी कदगन लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से फैसला दिया था, आज कैबिनेट के अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। एक मैकेनिज़्म प्लान करेंगे जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का और पार्लियामेंट के अंदर रुकन बनने के रास्ते में जो रुकावटें दरपेश हैं, उनको कानूनी, आइनी, सियासी, हर महाज पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनको ओवरकम करने के लिए फिलफौर ये कमेटी तजावीज़ देगी। ये हुकूमत का बड़ा फैसला है, ख़ासतौर से तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इमरान खान साहब की बहुत ही वाज़ेह राय माजी में इस हवाले से रही है और बहुत वाज़ेह मुखालफत वो करते रहे, एक बार नहीं बार बार सोच समझ के मुखालफत इस बात की करते रहे। उनको वोट का हक मिल जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हों और आप ड्यूल नेशनलिटी, जो लेजिस्लेशन है, यानी आपका जो चेंबर है, ये जो कानून साजी का और जो आपकी वजारतें हैं, वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहता है, असेंबली में आता है, कानून साजी करना चाहता है, बड़े बड़े ओहदे लेना चाहता है, वो स्वाय पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा, स्वाय पाकिस्तान पासपोर्ट के अलावा किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जो हमारा आइन कहता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि हम मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क के ऊपर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब वज़ीर-ए-आज़म की राय बदल गई है, इसलिए हुकूमत पॉलिसी बदलने जा रही है, कानून बदलने जा रही है, उसके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है। साथ ही वो लोग जिनके पास पाकिस्तान के साथ किसी और मुल्क की शरीयत है, वो रुकने पार्लियामेंट बन सकेंगे अगर ये तरमीम हो गई। इसके अलावा फिरदौस हाशिकेवान ने कहा कि माजी में बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लाया गया, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। इसका वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है। अब बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया, मगर उन्होंने उसमें भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। दिसंबर 2018 में होने वाले पंजाब असेंबली के हल्के के इंतखाबात के मौके पर बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के वोट के लिए दूसरी बार तजर्बा किया गया, मगर ये नाकाम साबित हुआ, क्योंकि इस हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले तारिकीन वतन की तादाद 4677 थी, मगर आखिरी तारीख तक सिर्फ 3 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई, बाकी 4674 अफराद ने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। इससे पहले अक्टूबर में जब 37 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए तो 6,31,909 में से सिर्फ 7,419 अफराद ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, उनमें से सिर्फ 6,233 ने वोट दिया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस अमल पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया था, भरपूर इसके लिए कैंपेन हुई थी कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं, उन्हें वोटिंग का हक दिया जाए, मगर जब मिल गया तो उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हुकूमत ना सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठा रही है, दोहरी शहरियत रखने वालों के लिए असेंबली के दरवाजे खोलना चाहती है। मुमकिन है कि उसके बाद बैरून मुल्क रहने वालों पाकिस्तानियों की इस हवाले से दिलचस्पी में इजाफा नजर आए। अभी तक जो इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म ने अपीलें उनसे की हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया है खातिर खा, जैसा कि हुकूमत की तरफ से तवक्को की गई थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम पर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद, एक मस्बत दौरे के बाद, मस्बत बातों के बाद तवक्को की जा रही है कि अफगानिस्तान में अमन अमल आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान अपना असर रसूख किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है? क्या अमेरिका की तवक्कात बहुत ज़्यादा हैं? शामिल कुरैशी साहब ने वाज़ेह तौर पर हमारे शो में कहा कि हमने कुछ कमिट नहीं किया, हमने कुछ नहीं कहा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब क्या अफगानिस्तान में अमन आ सकता है? क्या
अमरीकी फ़ौज को इनखला का वहाँ से मौका मिल सकता है कि सदर ट्रंप अपने इलेक्शन से पहले कुछ दिखाने में कामयाब हो सके। हमारे साथ समी यूसुफजई मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माहिर अफ़गान उमूर। समी यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं कि तवक्को की जा सकती है कि अफगानिस्तान अमन की तरफ बढ़ रहा है, मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ कम से कम बढ़ सकते हैं? मेरे ख्याल में बड़ी तेज़ी से एक अख्तिताम जो मुज़ाकराती अमल है उसके अख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। और इस वक्त जो वाज़े जो खदुखाल अफ़गान अमन फीस की जो सामने आ रही है वो ये है कि एक हद तक अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मसाइल है वो हल हो चुके हैं। इस वक्त भी अमेरिका के पास दो कार्ड्स है। एक कार्ड ये है कि वो अफ़गानिस्तान से इस तरह उस दिन ट्रंप साहब से ने कह दिया कि हमारे काम नहीं कि अफ़गानों के लिए हुकूमत का तयन करो, तर्ज़ी हुकूमत का तयन करो, अफ़गानों के एजुकेशन की बात करो, तो वो टाइम फ्रेम पे राज़ी हो सकते हैं तालिबान के साथ शायद 9 महीने या 1 साल तक। लेकिन असल मसला है कि वो अफ़गानों के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या वो अफ़गानों के लिए भी एक सेटलमेंट पीछे छोड़ना चाहता है या वैसा अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त 2 सिनारियो है, या तो अमेरिका ख़ुद निकल जाए, बाकी कह दे कि अब ये हमारा काम नहीं है कि हमेशा अफ़गानिस्तान में रहेंगे। अब अफ़गानों का काम है अपने साथ मिलाकर अमन रखना, अमन और आश्ती में रहना चाहते हैं या एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट में और अमेरिकन के अंदर बहुत से लोग इस राय को नहीं मानते। उनका ख्याल है कि अफ़गानिस्तान को हमने 92 में इस तरह छोड़ दिया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी आफत नाजिल हुई जो अमेरिका तक पहुंच गई। अगर इसी तरह हम दोबारा निकलते हैं इस आइडिया के साथ कि अब अफ़गान जाने और अपना काम जाने, तो मेरे ख़्याल में ये एक सूरत हाल एक ख़तरनाक सिनारियो है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तालिबान भी एक अमेरिका के साथ उनका एक सेटअप हो सकता है, वो टाइम फ्रेम दे सकते हैं। लेकिन वो अफ़गानों के साथ, अफ़गान हुकूमत के साथ वो किसी तरह मुज़ाकरा अमेरिकी विड्रावल से पहले एक सेटलमेंट या एक प्रपोज़ल पर वो राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है अमेरिका के लिए भी, अफ़गानिस्तान के लिए भी और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के लिए भी सूरत हाल मुश्किल हो रहे हैं। जो प्रामिसेस प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में किए हैं, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान आसानी से तालिबान के ऊपर इतना दबाव डालकर वो सब तालिबान के ऊपर मनवा सकते हैं। समी यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, मगर वज़ीर ख़ारजा ने बात बड़ी क्लियर की थी कि हमने कोई ऐसे वादे नहीं किए हैं, कोई ऐसी गारंटीज़ नहीं की। आपको लगता है कि ट्रंप की जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ट्रंप बदल भी बहुत जल्दी जाते हैं, वो कुछ डिलीवरी चाहेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की डिलीवरी चाहेंगे, और वो क्या है जो पाकिस्तान को फौरी तौर पर डिलीवर करना होगा? हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की जो हम पूरी ना कर सके। हमने कोई ऐसा सुहाना हाथ नहीं दिखाया जो पूरा ना हो सके। हमने दयानतदारी से पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया है और ईमानदारी से कहा है कि इन गुड फेथ हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो, क्योंकि उनका अमन और इस्तेहकाम हमारी उस पर बेहतरी है। हमने उन नोशंस को मुस्तरद कर दिया है। बड़ी कैटेगोरिकल राय थी शाहिद कुरैशी साहब की, वज़ीर ख़ारजा की, कि हमने कोई ऐसी तवक्कात उन्हें नहीं दिखाई हैं, कोई सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए। उम्मीद करते हैं अफ़गानिस्तान में अमन भी आए, बात आगे बढ़े। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दिन मुलाकात हो जाती है। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।